नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। नेपाल की नासमझी कहें या यूं कह लें कि नेपाल की नई नीतियों ने बिहार की मुसीबत को बढ़ा दिया है। नेपाल से निकलने वाली पहाड़ी नदियों में पानी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन चिंता की बात यह कि नेपाल बांधों की मरम्मत की राह में अड़ंगा डाल रहा है। मानसून ने भी अपनी दस्तक दे दी है, लिहाजा बिहार के 6 जिले जल प्रलय की आहट से सहमे हुए हैं। नेपाल के गंडक बराज के पास उफनती नदी की ये धारा देखिए। ये धारा बिहार के लिए बेहद खतरनाक है। ये वो धारा है जो बिहार में जल प्रलय की आहट दे रही है। वाटर का डिस्चार्ज देखिए और करंट देखिए कितना भयावह है, और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यह करंट जब बिहार की ओर प्रवेश करती है तो कितना प्रलय ला सकती है। शुरुआत के दौर में ही यह पानी का डिस्चार्ज 1.5 लाख पहुंच गया है और अब कुल 3 महीने अभी बाकी है, बारिश होनी बाकी है, मानसून का जो है अवधि अभी तक बाकी है, और इस हाल में अभी कोसी बराज है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि आने वाले समय में बिहार में बाढ़ इस बार कितने बड़े प्रलय को लाने वाली है। भारत और नेपाल के बीच हाल ही में रिश्तों में आई तल्खी के बाद नेपाल ने अड़ंगा डालना शुरू कर दिया है। नेपाल ने तटबंधों की मरम्मत का काम रोक दिया है। यहाँ तक कि मरम्मत के लिए सामान तक नहीं पहुँच पा रहा है। लिहाजा ये पहला मौका है जब बिहार के माथे पर नेपाल की नासमझी ने बल दे दिया है। यकीन ना हो तो बिहार के जल संसाधन मंत्री की ये चिंता सुनिए। ये पहली बार ये ट्रेंड देख रहे हैं, तो ये समस्या क्योंकि आप आगे बाढ़ का समय है और अगर हमारे आदमी वहाँ, क्योंकि उस साइड आप जानते हैं कि बिहार सरकार का ही जाके मेंटेन करती है उधर का बांध जो है, या उधर जो भी डैमेज होता है, कोई भी स्थिति होती है उसके लिए। और ये पहली बार ये हो रहा है कि वहाँ मटेरियल ले जाने में, काम करने देने में और मूवमेंट में वो दिक्कत कर रहा है। 12 जून को बिहार से सटे बॉर्डर पर फायरिंग के बाद अब नेपाल ने तटबंध निर्माण के काम पर रोक लगा दी है। जाहिर है भारत और नेपाल के बीच रास्ता जल्द नहीं निकला तो लाखों की आबादी बर्बादी के कगार पर पहुंच सकती है। न्यूज़ 18 के लिए नेपाल से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। तो नेपाल की इस नासमझी पर बिहार की चिंता वाजिब नजर आती है। अब ऐसे में इस खबर को जरा समझते हैं। देखिए, नेपाल की अड़ंगाबाजी से बिहार में बड़ी तबाही मच सकती है। तटबंधों की मरम्मत अगर नहीं हुई तो कई जिले इस बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे। मरम्मत नहीं हुई तो तटबंध के टूटने का खतरा भी है। पहली बार नेपाल ऐसी हरकत कर रहा है जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। विवाद के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ होने की आशंका भी इस बाबत प्रबल हो जाती है और इसे लेकर यह जाहिर भी किया जा रहा है। बिहार में एक बार फिर कई नदियां उफान पर हैं। पिछले साल राज्य के 17 जिलों में बाढ़ आई थी जिससे तबाही मची। इससे करीब 1.25 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। 8 लाख से ज्यादा लोगों के घर टूट गए थे और करीब 8 लाख एकड़ में फसल जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। मानसून शुरू होने के साथ ही नदियों के जलस्तर में हुई बढ़ोतरी लोगों के लिए एक बड़ी चिंता बनी हुई है। बिहार में एक बार फिर कई नदियां उफान पर है। पिछले साल राज्य के 17 जिलों में बाढ़ आई थी। इससे करीब 1.25 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। 8 लाख से ज्यादा लोगों के घर टूटे थे और करीब 8 लाख एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई थी। मानसून शुरू होने के साथ ही नदियों के जल स्तर में हुई बढ़ोतरी लोगों की चिंता बढ़ा रही है। एक तरफ कोरोना महामारी, दूसरी तरफ उत्तर बिहार में बाढ़ का डर। लगातार हो रही बारिश की वजह से मुजफ्फरपुर में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बागमती नदी कटौंझा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उधर गंडक और बूढ़ी गंडक भी खतरे के निशान की ओर बढ़ रही है। संभावित खतरे को देखते हुए बांधों की सुरक्षा को लेकर तैयारी भी जारी है। रेत और मिट्टी के बोरे भरकर तैयार किए जा रहे हैं। अभी तक कुछ बोरा है जो भरा गया है और उसके बाद में बाकी जो है लगभग 3000 बोरा और भर के स्टैकिंग का उसका काम बचा हुआ है।
सीतामढ़ी में भी कई जगहों पर बागमती नदी से कटाव जारी है, लेकिन जल संसाधन विभाग लापरवाह बना हुआ है। हाल ये है कि कटाव से खेत नदी में समाते जा रहे हैं। सुप्पी प्रखंड के जमला परसा और अख्ता गांव में कीमती जमीन नदी की धार में समा गई। अब तो गांव के अस्तित्व पर ही संकट मंडरा रहा है, लेकिन विभाग की चुप्पी ग्रामीणों की चिंता बढ़ा रही है। लगभग अभी तक सैकड़ों एकड़ जमीन बागमती नदी द्वारा कटाव कर लिया गया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई ठोस पहल कटाव रोकने की नहीं किया जा रहा है। गोपालगंज के निचले इलाकों के हालात भी अलग नहीं हैं। करीब दर्जन भर गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। लोग निजी नावों को लेकर जरूरी काम पूरा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बाढ़ के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन मानसून शुरू होते ही गांव जलमग्न हो जाते हैं। और तो और नाव भी मुहैया नहीं कराया जा रहा। जागिरी टोला खाप मकसूदपुर और टोली का नाम की मेहदिया कटघरवा वगैरह पताहरा वगैरह पकड़ के ये सब डूबा हुआ है। अभी मानसून की शुरुआत है और ये हाल है, जबकि पूरा जुलाई का महीना बाकी है। जल्द ही ध्यान नहीं दिया गया तो मुश्किलें और बढ़ जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रवीण ठाकुर, सीतामढ़ी से राकेश के साथ, गोपालगंज से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। और अब बात जीतन राम मांझी की। जी हां, जो अपनी सियासत की नैया को एक बार फिर नई दिशा देने वाले हैं। हालांकि इसके लिए आपको 26 जून तक का इंतजार करना होगा। वैसे मांझी का मोह महागठबंधन के प्रति भंग होता दिख रहा है और अपने पुराने सहयोगी का दामन थामना ही मांझी इस वक्त बेहतर समझ रहे हैं। तभी तो उनके रुख में आए बदलाव से विपक्षी खेमा भी अचंभित है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और महागठबंधन में शामिल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी एक बार फिर एनडीए की कश्ती पर सवार होने वाले हैं। जी हां, न्यूज़ 18 से बातचीत में खुद मांझी ने ही इसके संकेत भी दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि इसी महीने की 26 तारीख को पार्टी नेताओं से उनकी चर्चा होगी और बैठक के बाद अंतिम रूप से महागठबंधन से अलग होने का वे फैसला लेंगे। 26 तारीख को अपने ग्रुप की बैठक बुला रहे हैं। बैठक में जो निर्णय होगा उसको हमें भी तैयारी करनी है। वैसी परिस्थिति में 25 जून तक जो 12 में होगा और नहीं तो 26 जून को हम अपना रास्ता अलग लेंगे। राजनीति में तो कोई ऐसा होता है क्या, कोई दुश्मन है परमानेंट? तो सियासत में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। मतलब मांझी वापस जेडीयू में जाने वाले हैं, तभी तो जेडीयू नेता भी उनके स्वागत की बात करने लग गए हैं। जीतन राम मांझी जी अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जदयू के ही मंत्री थे, जदयू के ही मुख्यमंत्री थे। इसीलिए अगर जीतन राम मांझी जी की घर वापसी होती है तो हम सब लोग उसका स्वागत करेंगे। वैसे मांझी की मुलाकात नीतीश कुमार से हो चुकी है। मतलब सियासत के करवट लेने की पूरी पटकथा लिखी जा चुकी है। हालांकि मांझी ने महागठबंधन से अलग होने की संभावनाओं को फिलहाल सस्पेंस ही रखा है, लेकिन उनके स्टैंड से महागठबंधन के नेता असहज महसूस कर रहे हैं। महागठबंधन में ऑल इज वेल नहीं है, यह कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है। और अब वक्त आ गया है कि हम सब लोग मिल बैठ के ऑल इज वेल कर दें। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। हम लोगों से तो बात हो ही रही है। अब किसको कहाँ क्या बोल रहे हैं उस पर नहीं जाना चाहिए। हम लोगों से लगातार बात हो रही है और आएंगे, सब बात हो जाएगी। तो मांझी की सियासत के मायने क्या चुनाव से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स की कोशिश है? क्या जीतन राम मांझी महागठबंधन में अलग थलग पड़ गए? ये भी कि आरजेडी के बिना महागठबंधन का दांव उल्टा पड़ गया और नीतीश से दोबारा नजदीकी बढ़ाकर मांझी कद बढ़ाने की कोशिशों में। बात चाहे जो हो, चुनावी साल में बिहार की सियासत में गुमनाम से हो चुके जीतन राम मांझी की नई चाल क्या होगी, इसके लिए सभी को 26 जून का इंतजार रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और जीतन राम मांझी के इस रुख को लेकर के फिलहाल ये बड़ी जानकारी कि जीतन राम मांझी के रुख के बाद बिहार में सियासत बेहद गर्म है और महागठबंधन को बचाने की कवायद शुरू कर दी गई है, जिसमें सोनिया गांधी ने जीतन राम मांझी को दिल्ली बुलाया है बातचीत करने के लिए, मुलाकात करने के लिए। और कल मांझी सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात करेंगे।
मांझी के जेडीयू में जाने की अटकलें इस वक्त तेज हैं। उन्होंने अपनी सांकेतिक तौर पर जो बातें सामने आई, न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था, संकेत भी दिया। मांझी की नीतीश से मुलाकात भी हो चुकी है और इस बाबत अब महागठबंधन के अंदर मांझी की नाराजगी को दूर करने की पहल कांग्रेस ने की है और सोनिया गांधी ने उन्हें दिल्ली बुलाया है, जहां पर कल जीतन राम मांझी की मुलाकात सोनिया गांधी से होने वाली है। और अब यह देखना होगा कि इस मुलाकात के बाद क्या मांझी मान जाते हैं, क्या उन्हें मना लिया जाता है और मांझी क्या शर्तें सामने रखते हैं। और अब ऐसे में इस खबर को समझना बेहद जरूरी है। महागठबंधन को बचाने की कवायद की शुरुआत हो चुकी है। इसे इस तौर पर भी देखा जाए, मांझी को सोनिया गांधी ने दिल्ली बुलाया है। मांझी का प्रेशर पॉलिटिक्स काम आ गया। मांझी के जेडीयू में जाने की अटकलें भी बेहद तेज हैं। जेडीयू ने मांझी का वेलकम भी कर दिया है और वेलकम करने के साथ ये पारा इस वक्त चढ़ा हुआ है, जिसे मुलाकात कर सोनिया गांधी शॉर्ट आउट करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं और कल ये मुलाकात होने वाली है। 90 के दशक में लालू का एक नारा था, भूरा बाल साफ करो, और इस नारे को लेकर जहां एक तरफ अगड़ी जातियों ने लालू का जमकर विरोध किया, तो इसी नारे के बूते लालू राबड़ी ने पिछड़ों के वोट पर बिहार में 15 सालों तक राज भी किया है। लेकिन बदले वक्त में जब सारी पार्टियां अगड़ों पर दाव आजमा रही हैं, तो तेजस्वी भी आरजेडी पर लगे अपने इस पुराने दाग को धोने में लगे हैं। साल चुनावी है और बात बिहार की लड़ाई की, सो सियासतदां अभी से जोड़ तोड़ में जुट गए हैं। तभी तो पिछड़ों और जातिवादी सियासत के लगे दाग को धुलने की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। 90 के दशक में लालू के नेतृत्व में आरजेडी की जब सरकार बनी थी, तब भूरा बाल साफ करो का नारा दिया गया था और तब इसे ऊंची जातियों के सम्मान से जोड़ा गया था। लेकिन अब यही दाग करीब 3 दशक बाद लालू के लाल धोने की कोशिशों में हैं और इस कड़ी में अगड़ों को पार्टी से जोड़ने का काम तेज कर दिया गया है। खबर है कि रघुवंश प्रसाद सिंह और लालू यादव के कट्टर विरोधी रहे एलजेपी के पूर्व सांसद रामा सिंह जल्द ही आरजेडी का दामन थामने वाले हैं। रामा सिंह ने 2014 में वैशाली लोकसभा सीट पर रघुवंश प्रसाद सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। आरजेडी नेताओं ने अब सत्ता पक्ष को घेरना शुरू कर दिया है। यहाँ भूरा बाल भी है, हरा बाल भी है, लाल बाल भी है, पीला बाल भी है। अरे कल तक तो वहाँ थे ना, तो जो लोग कल तक वहाँ थे वो हरिश्चंद्र थे, और जब यहाँ आ गए तो जेल और बेल और अपराधी हो गए। कितने लोगों का लिस्ट है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। बात आरजेडी ने छेड़ी तो तीर सीधे निशाने पर जा लगा। जेडीयू के साथ ही बीजेपी की ओर से विरोधी गुट को माकूल जवाब दिया गया। अब भैया रघुवंश बाबू हैं, इतने अच्छे अच्छे चेहरे हैं जो कि सार्वजनिक रूप से सभी को पसंद आते हैं, अब उनको दरकिनार कर दीजिए। आपके अध्यक्ष जी हैं, उनकी भी छवि अच्छी है, उनको भी दरकिनार कर दीजिए। अब ऐसे लोग को ही लाइए तो हम क्या कह सकते हैं। जब नाश मनुष्य का आता है, पहले विवेक मर जाता है। वो अपना दाग धोने की कोशिश कर रहे हैं। आज सामाजिक न्याय की राजनीति को पूरी तिलांजलि दे दी है आरजेडी ने, और सिर्फ जाति, आज भी जाति, सवर्ण हो, अग्रा हो, पिछड़ा हो, लेकिन सिर्फ जाति के नाम पर ही आरजेडी राजनीति करना चाह रही है। आरजेडी भविष्य की पार्टी हो ही नहीं सकती है। दरअसल तेजस्वी की रणनीति ये है कि केवल यादव और मुसलमान के भरोसे सत्ता मिलनी मुश्किल है, सो पिछड़ों के साथ अगड़ों को भी टीम में शामिल किया जाए। राजपूत भूमिहार जाति के नेताओं को पार्टी से जोड़ने का तेजस्वी का लक्ष्य है। वैसे आने वाले दिनों में अगड़ी जातियों के कई नेताओं को जोड़ने का दावा भी किया गया है। वैसे खबर तो ये भी है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी करीब 10% उम्मीदवार इन्हीं अगड़ी जातियों से बनाने का मन बना चुके हैं, ताकि बीजेपी और जेडीयू के वोट बैंक में सेंधमारी की जा सके। वैसे तेजस्वी के इस फॉर्मूले को अगड़ी जाति के मतदाता कितना तवज्जो देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना में एक बार फिर से बेखौफ अपराधियों ने पुलिस की चुस्ती को चुनौती दी है। जेएफ बैंक में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है अपराधियों की तरफ से। दिन दहाड़े अनीसाबाद में पंजाब नेशनल बैंक में दोपहर 3 बजे के करीब अपराधियों ने धावा बोला और 52,33,000 रुपए लूटकर यहां से फरार हो गए।
10 से 12 की संख्या में आए अपराधी हथियारों से लैस थे और ग्राहकों के साथ बैंक स्टाफ और मैनेजर को भी कब्जे में लिया गया। लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और आराम से यहां से वो भाग निकलते हैं। अपराधियों ने इस दौरान लूट के सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी कैमरे के हार्ड डिस्क को भी नुकसान पहुंचाने की नीयत से बैंक में जमकर तोड़फोड़ भी की। अपराधियों ने इस दौरान बैंक में मौजूद ग्राहकों से मारपीट तक की। वहीं हर बार की तरह इस बार भी फिर वारदात के बाद एफआईआर लिखने पहुंची पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। गोली मार दो, हमको भी बोला कि तार काटो। आप क्या हैं यहाँ पे? सर कस्टमर हैं। कस्टमर थे आप? यस सर। आप यहाँ काम से आते हैं? हाँ सर, शीशे कौन मेरा है तो यहाँ कवर कर लिया था। हाँ पिस्टल मिला देते हम मैनेजर साहब को मेरे को अंदर में करते हैं। की संख्या में अपराधी घुस गए? 10-12 की कम नहीं होगा सर। 10-12 आदमी था, हम वहाँ खड़ा थे, हम उधर खड़ा थे, वहाँ से खींच के लाया, मतलब हटा करके इधर लाया और वहाँ पे सबको खड़ा कर दिया। उधर से गार्ड को ही पकड़ के लाया, वहाँ पे खड़ा कर दिया। बाकी एक आदमी वहाँ खड़ा था, उसको वहीं बैठा दिया हाथ ऊपर करके। अब बाकी जो उधर आदमी था उसको उधर बैठा दिया और इधर से भी आवाज़ आ रहा था। बाकी जो उधर शिफ्ट हो गया उधर से भी आवाज़ कर रहा था और गाली गलौज कर रहा था सब। मैनेजर को खोज रहा था, फिर अंदर जाके डीवीआर फोड़ा, उधर से डीवीआर नोच के लाया, यहाँ पे पटक के फोड़ा और फिर अंदर गया। मैनेजर को बोला कि कैश काउंटर की चाबी लाओ, क्योंकि यहाँ से हम लोग सब देख रहे थे। आप लोग के साथ भी कुछ मारपीट हुई? हम उस समय पैसा गिन रहे थे तो कोई एक आदमी देख लिया तो मेरे पॉकेट में पैसा है, तो आके बोला तुम्हारे पैकेट में 500 रुपया गिना था, 500 का नोट दिखाओ, लाओ। तो हम बोले कि हम लोग का क्या लूटोगे, पूरा बैंक तो लूट ही रहा, हम लोग को छोड़ दो। तो उसमें से एक आदमी आया, दूजा पर मारा कि हम दया करने आए हैं। 52,33,500 रुपये की लूट है और अपराधी ये लोग स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन 10 के आसपास के अपराधी 10 से 12 बताते हैं। वो तो अभी हम लोग फुटेज को देखेंगे तो क्लैरिटी आएगी उससे। और 3:30 बजे के आसपास की बात बताते हैं। अभी तक यही सूचना है, बाकी हम लोग डिटेल में जांच करेंगे। ग्राहक से लूटपाट नहीं, ग्राहक 3 ही थे। मेन जो कैश काउंटर में पैसा था, जो सेफ था, उसको इन्होंने खुलवाया, उसमें जो पैसा था वो लेके गए। अभी हम लोग को देखना पड़ेगा, उसको हम निकाल रहे हैं। हाँ, इट इज टिपिकल डकैती। ऐसे में अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी लूट की वारदात के वक्त कहां थी पुलिस। ये सवाल इसलिए क्योंकि लूट की घटना को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया और यहां से अपराधी फरार हो जाते हैं। तो पुलिस कहां थी उस वक्त जब ये लूट हो रही थी? भीड़-भाड़ वाले इलाके में 52 लाख की लूट कैसे हो गई? क्या राजधानी में बैंकों की सुरक्षा राम भरोसे रह गई है? और ये सवाल इसलिए माकूल है क्योंकि एक के बाद एक होती घटनाएं अपराधियों के हौसले बुलंद बताती है और पुलिस की चुस्ती पर सवाल उठाती है, जिसका जवाब इन अधिकारियों के पास अब तक नहीं है। तो 52 लाख की लूट की घटना को अपराधियों ने, जो कि 10 से 12 की संख्या में बताए जा रहे हैं, आते हैं बैंक में दिन दहाड़े लूटते हैं और मारपीट की जाती है ग्राहकों के साथ और फरार हो जाते हैं। बिहार में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। आज फिर 143 नए केस मिलने के साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 7,800 के पार पहुंच गई है। वहीं आज सारण के एक और मरीज ने दम तोड़ने के साथ ही बिहार में कोरोना से अब तक मरने वालों की संख्या 52 हो गई। बिहार में कोरोना विस्फोट की चपेट में सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच भी आ चुका है। यहां अब तक 7 डॉक्टर्स और 1 नर्स पॉजिटिव हो चुके हैं, यानी कि 2 दिनों में पीएमसीएच में अब तक 8 स्टाफ कोरोना की चपेट में आ गए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमा सख्ते में है और कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने वाले सभी के सैंपल लेकर जांच की जा रही है। और अब आपको नालंदा से आई एक तस्वीर दिखा रही हैं। इन तस्वीरों को देखिए, बहुत कुछ साफ हो जाएगा कैसे बाइक सवार दंपत्ति पर ताड़ का पेड़ अचानक से आ गिरता है। तो ये देखिए, ये दंपत्ति जो है यहां से गुजर रहा था, लेकिन अचानक से ही ये ताड़ का पेड़ जो है ये दंपत्ति पर आकर गिरता है। सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हुई हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। मामला नालंदा के बिहार थाना क्षेत्र के कागजी मोहल्ले का है। गंभीर रूप से जख्मी दंपत्ति को फिलहाल इलाज के लिए स्थानीय निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पेड़ गिरते ही बिजली का तार भी टूट जाता है, जिससे बिजली की सप्लाई यहां बाधित हो गई। गनीमत रही कि बिजली की चपेट में आने से कोई हादसा नहीं हुआ।
लेकिन देखिए कैसे ताड़ का ये पेड़ मोटरसाइकिल से जा रहे इस दंपत्ति पर अचानक से गिरता है। इस हादसे में वहां खड़ी कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। तो किसी भी हादसे से अनजान ये दंपत्ति सड़क से आराम से गुजर रहा था और गाड़ियों का काफिला भी आपको रोड पर चलता हुआ नजर आ रहा होगा, जो एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं। लेकिन अचानक से ताड़ का ये पेड़ जो पास में ही उस वक्त तक खड़ा था, जो अचानक से इस दंपत्ति के ऊपर आकर गिरता है, जिसमें ये दोनों जख्मी हुए हैं और फिलहाल इलाज के लिए इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।